तो गाइस स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि इस गोले का घनत्व क्या होगा यदि इसकी सभी भौतिक राशियों को प्रतीक चिन्हों से प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, तो कल का आया था मैंने कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और नीचे इस पे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और ये जो पिंड है ना, एक गोला है r त्रिज्या का गोला, हमने इसको मान लिया। अब इस पर साम्य अवस्था में बल लग रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो QE लग रहा है और एक mg लग रहा है। अब साम्य अवस्था का मतलब है कि ये दोनों बल बराबर विपरीत दिशा में और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो साम्य अवस्था में QE बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, m का मान निकाल लिया यहाँ से, QE अपॉन g हो गया। अब m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इनटू आयतन, हमें निकालना है घनत्व। तो घनत्व बराबर कितना हो गया, QE डिवाइडेड बाय g इंटू v। इसको सॉल्व किया और हमारे पास ये घनत्व निकल के आ गया। ठीक है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में, इनको अपन देखेंगे। चलो अभी तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे हम आज, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, नाम से कुछ पता लग रहा है, द्विध्रुव, दो हो ध्रुव जिसके, दो पोल होने चाहिए इसमें। दो पोल का मतलब क्या है कि हमारे पास दो आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं। क्या होता है हमारे पास, दो आवेश होते हैं। ठीक है, एक आवेश को हम बोलते हैं प्लस क्यू और एक को बोलते हैं माइनस क्यू। एक्चुअल में स्टार्टिंग में कौन सा आवेश लेते हैं, माइनस क्यू वाला, और बाद में कौन सा लेते हैं, प्लस क्यू आवेश वाला। और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, सेंटर से सेंटर तक की बात कर रहे हैं। कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम, सेंटर से सेंटर तक की बात कर रहे हैं। हमारा डी है, क्या है, डी है। तो क्या होगा, समान परिमाण, समान तो क्या हो, परिमाण, ठीक है, और विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का युग्म, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का युग्म। कैसा युग्म, जो परस्पर d दूरी पर रखा हुआ हो, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव हम खुद बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, दो समान परिमाण के आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं, दो समान परिमाण के आवेश, है ना, और उनको हम कहाँ रख देते हैं, d दूरी पर रख देते हैं। तो आवेशों का एक युग्म बन जाता है, एक जोड़ा बन जाता है ना, जो कि परस्पर d दूरी पर रखा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ये बनाते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई, आवेशों का एक ऐसा युग्म, ऐसे लिखो और इजी लिखो, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर d दूरी पर रख दिया जाए तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बोलोगे, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि परस्पर d दूरी पर रख दिया जाए तो आवेशों का ये युग्म बना ना, इस युग्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत
द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, हम पढ़ते हैं H+ और Cl-। देखो आवेश का एक युग्म, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, d है, परमाणविक दूरी या फिर आणविक दूरी आप इनको बोलते हो, ठीक है। तो ये युग्म बना ना, ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। जैसे NaCl, Na+ और यहां ले लिया हमने Cl-। तो ये भी क्या बन गए, विद्युत द्विध्रुव। तो शायद अब आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आने लगा होगा। क्या कहते हैं, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर r दूरी पर या d दूरी पर रख दिया जाए तो आवेशों का ऐसा युग्म क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बात समझ में आई कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे, अच्छे से देखो, याद रखना परिभाषा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक ऐसा युग्म जो कि परस्पर कहाँ रखा हो, d दूरी पर रखा हो, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। पॉइंट क्लियर एकदम से। दूसरा पॉइंट सुनो, ये इसकी परिभाषा हुई। दूसरा पॉइंट सुनो, विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है। ऐसे समझो, अभी रुक जाओ, इससे पहले एक पॉइंट पढ़ो, विद्युत द्विध्रुव की गणितीय गणना, ऐसे समझो इसको, की गणितीय गणना करने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, द्विध्रुव आघूर्ण को समझा जाता है। किसको समझते हैं हम, द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है। मतलब विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है तो हमें किसको समझना पड़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण को। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P वेक्टर से। होता क्या है, किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव में से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। मतलब अपन जितनी भी गणितीय गणना करेंगे ना विद्युत द्विध्रुव से संबंधित, वो सब किस में करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण में करेंगे। क्या आपको बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इसके कुछ पॉइंट, सदिश राशि है, मात्रक बताओ क्या होगा, इसका मात्रक हुआ कूलाम इंटू मीटर, या फिर इसका एक मात्रक होता है डिवाई, क्या होता है इसका एक मात्रक, डिवाई, ठीक है। दिशा हमेशा किसकी दिशा, P वेक्टर की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की और होती है। ये तीन बात आपको किसकी ध्यान रखनी है, इस द्विध्रुव आघूर्ण की ध्यान रखनी है। P वेक्टर क्या होता है, आवेश का परिमाण और इन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। मात्रक कूलाम इंटू मीटर या डिवाई होता है। P वेक्टर की दिशा हमेशा कहां से कहां तक लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेते हैं। यहाँ एक टर्म्स और आएगी, वो है आदर्श विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे हम अब, आदर्श विद्युत द्विध्रुव। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा द्विध्रुवीय निकाय, ऐसा द्विध्रुवीय निकाय जहां आवेश का परिमाण
दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा हो, आवेश का परिमाण दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा हो, मतलब ये आवेश का मान है ना, वो इस दूरी की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं कि दूरी को हम क्या कर सकते हैं, लगभग नगण्य मान सकते हैं, परंतु युग्म बना रहे, ये भी ध्यान रखना है। आवेश का परिमाण ज्यादा हो जाएगा तो आप इन दोनों को आकर्षित करने की कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस है ना, है ना। तो हमें कम से कम कितनी दूरी रखनी है कि ये युग्म बना रहे, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जहां Q का परिमाण दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है। तो एक ऐसा निकाय जहां Q का मान ज्यादा और दूरी अत्यल्प हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी तक जो पॉइंट्स बताए वो सारे आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि आगे इसके डेरिवेशन में ये पॉइंट्स आपके सीधे सीधे काम आने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट बताए, सबसे पहले समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को परस्पर d दूरी पर रख दिया जाए तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव को दिखाने का तरीका ये हो गया। तीसरा पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव की गणितीय गणना करने के लिए हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझना पड़ेगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी आपको निकालना हो, है ना, इसको बोलते क्या हम, डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये होता है क्या, एक आवेश का परिमाण ले लो और इनके बीच की दूरी ले लो। इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, सदिश राशि है, कूलम इंटू मीटर और डिवाइस का मात्रक हो सकता है, और पी वेक्टर की दिशा हमेशा कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आया इसमें किसका, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का। तो ऐसा द्विध्रुवीय निकाय जहां Q का परिमाण दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा है, मतलब दूरी तो अति अल्प है और परिमाण क्या है, बहुत ज्यादा, तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आएगा विद्युत द्विध्रुव के सारे। चलो इन पॉइंट्स के बाद अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, देखो इधर सबसे पहला हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहला है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना। तो देखो विद्युत द्विध्रुव जब भी हम बनाते हैं तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, एक तो हमने लिया नेगेटिव, ध्यान रखना, ये तो लिया हमने नेगेटिव, ये लिया हमने पॉजिटिव, और क्या कहा कि इसकी अक्ष देखो कहाँ है, तो अक्ष आप क्या कहोगे, बिल्कुल इसके ऐसे जा रही है, यही तो अक्ष है इसकी। तो इसकी अक्षीय स्थिति पर हमने r दूरी पर कोई बिंदु P रख लिया, और इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है, ई वेक्टर की गणना करनी है। तो ये टॉपिक रहा। तो इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाया, बढ़िया सा, ये आपका क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव। मैंने बोला यहाँ पर एक आवेश है ना, इस आवेश की वैल्यू कितनी है बताओ, -q है, और यहाँ पर एक और आवेश है, इस आवेश की वैल्यू कितनी है, +q है। अब अपन को कैलकुलेशन करने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी को हमें 2D मान लेना है, अपने लिए, अपनी कैलकुलेशन की जरूरत के लिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लिया मैंने, 2D। और यहाँ पर हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं O। और क्या कहा कि मान लो इसकी अक्षीय स्थिति पर, इसकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां हमें ई वेक्टर की गणना करनी है, ठीक है। तो सोचो कैसे करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, S की गणना करने के लिए पैटर्न थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके केंद्र बिंदु O से हम बोल रहे हैं कि ये जो दूरी है ना, वो सपोज कितनी है, R है। केंद्र बिंदु O से ये दूरी कितनी है, R है। क्यों, क्योंकि हम लगा कूलम्ब लॉ रहे हैं, कूलम्ब लॉ तो केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अब हम ये वाला पॉइंट ले तो इसके साथ
नाइंसाफी हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट देंगे तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट ओ, है ना, और क्या बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना वो बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है। अब जब ये बिंदु ओ से आर दूरी पर है तो माना कि ये बिंदु तो हमारा ए है और ये बिंदु बी है, तो बताओ ए से लेके पी के बीच की दूरी कितनी हो गई, ध्यान से देखो। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये दूरी तो आपकी आर है, और इसमें ये डी दूरी, देखो ये 2d थी ना, तो ये हो गई डी और ये हो गई डी, तो इसमें ये डी दूरी ऐड हो गई, तो ये दूरी हो गई आर प्लस डी। अच्छा, और यहां से देखो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी रह गई हमारी आर माइनस डी। अब जिस बिंदु पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी है वहां पर क्या मानना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश, क्या मानना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। अब इस परीक्षण आवेश पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब बी पर एक चार्ज है, बताओ चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो आप बोलोगे चार्ज यहाँ पर कौन सा होता है, माइनस क्यू, यहाँ कौन सा होता है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू इसको क्या करेगा, धक्का देगा, तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये तो डायरेक्शन हो गई किसकी, ई बी वेक्टर की। अब ए इसको क्या करेगा, अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी, ई ए वेक्टर की। अब देखो परिमाण तो समान है लेकिन दूरी कम किसकी है, बी की, इसलिए ई वेक्टर किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा। तो यहाँ ई बी वेक्टर ज्यादा है ई ए वेक्टर से। रीजन क्या है, क्योंकि आर बी कम है आर ए से। बात समझ में, ठीक है ना। इसलिए अध्यारोपण सिद्धांत से, किससे, अध्यारोपण सिद्धांत से ई नेट निकालें अपन। ई नेट बताओ कितना आएगा, ई नेट आएगा आपका ई बी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर। ई नेट कितना है अपना, ई बी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर, समझ में आ गया। अब हमें ई बी वेक्टर और ई ए वेक्टर का क्या करना है, मान रखना है। तो ये तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई एक तरीके से। तो ई बी वेक्टर का मान कितना हुआ बताओ, ई बी वेक्टर का मान हुआ आपका के क्यू अपॉन आर बी का स्क्वायर। परिमाण की बात कर रहे हैं केवल अभी हम, किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। क्या हुआ, के क्यू अपॉन आर बी स्क्वायर, है ना। इसको मैं आर बी बोल दूं तो कहाँ गया, ये आपका क्या हो गया आर बी माइनस ये हो गया आपका आर ए, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर ए का स्क्वायर। अब हमें इसको केवल और केवल क्या करना है, सॉल्व करना है ना। और ई वेक्टर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो पहले ये उतारो, फिर इसको एक बार अच्छे से दोबारा करते हैं सॉल्यूशन, इसकी कैलकुलेशन करते हैं आगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना। वापस सुन लो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इसमें ए और बी दो बिंदु है और ये सेंटर पॉइंट क्या है ओ। माना ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 2d है, और इस सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी अपने आप कितने ले रही है, ये डी हो गई और ये डी हो गई। यहाँ पर हमने एक आवेश रखा माइनस क्यू, यहाँ एक आवेश रखा प्लस क्यू। बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी मानी है, आर मानी है। तो बी से लेके दूरी कितनी हो गई, आर माइनस डी हो गई। देखो आर और ये यहां से कट जाएगी, तो ये कितनी है डी, तो आर माइनस डी। ऐसे ही ए के लिए देखो, तो ये तो आर है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये डी इसमें ऐड हो गई, तो ये हो गई आर प्लस डी। अच्छा, ये हो गई वैल्यू किसकी, आर ए की, और ये वैल्यू हो गई किसकी, आर बी की। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। बी ने इसको उधर धक्का दिया, ए ने इसको अपनी तरफ खींचा। ई बी का मान ज्यादा है, ई ए का मान, या तीर के निशान से मान दिखाना, ये दोनों बराबर नहीं करना। ई बी का मान ज्यादा है, ई ए का मान कम है। इसका मान कम है तो मैं तीर का निशान इसका थोड़ा कम बनाया, ठीक है। इससे ई नेट निकला ई बी माइनस ई ए। बिंदुवत आवेश के कारण ई बी कितना, के क्यू अपॉन आर बी स्क्वायर, और के क्यू अपॉन आर बी स्क्वायर। अब आगे देखो, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, ई
नेट वेक्टर का परिमाण क्या आएगा, के क्यू तो हमने ले लिया कॉमन, और 1/RB कितना था हमारे पास, R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस R प्लस डी का होल स्क्वायर। यही तो सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो के क्यू वापस से R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। भाई एक फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है। तो देखो के क्यू, इसको सॉल्व करेंगे अपन, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD बटे करेंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काटा, डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को काटा, और ये हो गया 4RD। तो कितना आ गया आंसर, के क्यू 4RD बटे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में। अब वो डायग्राम में वापस जब हम देखते हैं तो आपको क्या पता लगा, देखो डी तो थी दो आवेशों के बीच की दूरी, उसमें भी हमने आधी कर दी क्योंकि टोटल 2D मानी है, तो डी का मान आर की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, डी का मान आर की तुलना में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, डी का मान शॉर्ट में लिख देते हैं, डी इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए डी स्क्वायर तो बहुत बहुत कम हुआ किससे, आर स्क्वायर से, इसलिए डी स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ये अजम्पशन है जो हमने किया है। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, हमारा आंसर ये सही था। और इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, फॉर्मूले को लर्न करने के लिए हमने अजम्पशन मान लिया कि डी का मान आर से बहुत कम है, इसलिए डी स्क्वायर का मान तो आर स्क्वायर से और ज्यादा कम हो जाएगा। मान लो ये 2 होता और ये 5 होता तो ये तो 4 रह जाता और ये 25 हो जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो जैसे ही हमने डी स्क्वायर को नगण्य माना तो यहाँ क्या हुआ, देखो के क्यू 4RD डिवाइडेड बाय आर की पावर हो गया 4, एक आर ने यहाँ से इसको काट दिया तो ये बन गया आर की पावर क्यू। यहाँ तक ये बात समझ में। अब देखो आगे क्या करना है, अब क्या करना देखो, अब हमें चाहिए ई नेट वेक्टर का परिमाण, यही तो चाहिए। तो इसमें देखो आपके पास बचा है क्या, पहले जो बचा उसको लिखते हैं, के क्यू 4D अपॉन आर क्यू, यही बचा। बात समझ आ रही है। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं हम, ये 4 है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। एक तो लिखा मैंने 2 के क्यू इंटू 2D अपॉन आर क्यू। इसको लिखने के पीछे रीजन क्या, क्योंकि जो हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया था ना, उसमें पी वेक्टर क्या कहा था, एक तो आवेश और एक दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, तो ये पी वेक्टर बन गया। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला क्या, 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। समझ में आई क्या, यहां अब देखो यहां क्या, पी वेक्टर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि दिशा कहाँ जा रही है, तो फाइनल दिशा ईबी की तरफ ही तो रहेगी भाई। देखो ई ए और ईबी, ई ए कहाँ था, पीछे की तरफ, ईबी कहाँ था, आगे की तरफ। ठीक है, पर ईबी का मान ज्यादा था ई ए की तुलना में, तो हम क्या कहेंगे कि जो फाइनल दिशा है ना, मतलब ई वेक्टर की दिशा
प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश या, अच्छा एक तो है प्लस एक्स अनुदिश। अच्छा अब देखो कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां से कहां आ रही है, देखो माइनस, पहला आवेश हमने क्या लिया है माइनस क्यू, दूसरा आवेश क्या लिया है प्लस क्यू, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो हम क्या बोल देंगे, पी वेक्टर की दिशा में होता है। समझ में आ गई बात। तो ये हुआ विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, आपको पूरा डेरिवेशन एक बार लर्न करना, मतलब सॉल्व करना, सॉल्व करके इसको रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन या फिर ये न्यूमेरिकल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, वापस सुन लो क्या किया, अब इसको समझ लो एक बार। ये विद्युत द्विध्रुव लिया है ना, ये वाला नेगेटिव पोर्शन, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन। हमने क्या कहा, इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी है, इसका सेंटर पॉइंट निकाला, माना इन दोनों के बीच की दूरी 2d है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से उस बिंदु P के बीच की दूरी r मान ली, तो इससे हो गई r माइनस डी, इससे हो गई r प्लस डी, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, इसकी वजह से ईबी वेक्टर, इसकी वजह से ई ए वेक्टर, देखो माइनस है, आकर्षित करेगा, तो ईबी की वैल्यू ज्यादा, ई ए की वैल्यू कम, तो ई नेट कितना हुआ, ईबी माइनस ई ए, है ना। ईबी क्या, के क्यू अपन आर बी स्क्वायर, ई ए क्या, के क्यू अपन आर ए स्क्वायर, तो आर बी का मान रख दिया, आर ए का मान रख दिया, सॉल्व किया, अजम्पशन माना, आगे सॉल्व किया, आंसर आया, है ना। तो हम इसको बोलते हैं एक्चुअल में ये क्या है, अक्षीय स्थिति पर है, किस पर है, अक्षीय स्थिति पर। तो आ गया ई एक्सिस की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये ई एक्सिस की वैल्यू निकल के आ गई। समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना। अभी तो हमने कौन सी स्थिति पर पढ़ी थी, अक्षीय स्थिति पर, अब कौन सी स्थिति पर पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति पर। ये डेरिवेशन भी इजी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ तो जाएंगे आप, लेकिन वो समझने के बाद क्या ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अक्षीय स्थिति का मतलब समझ में आता है आपको, अक्षीय स्थिति समझ में आई, अक्षीय मतलब होता है अक्ष के अनुदिश, और निरक्ष मतलब होता है अक्ष के लंबवत, अक्ष के या द्विध्रुव के लंबवत। जैसे मैंने क्या कहा कि भाई अब की बार आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखना, ये इसका कौन सा आवेश है, ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं, और ये पॉइंट मान लेता हूं बी, है ना, और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ हो गया, और क्या कहा, ये इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 2d, ये द्विध्रुव बन गया अपना परफेक्ट। अब क्या कहा, इसके निरक्ष से, किससे, निरक्ष से, टॉपिक का नाम है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय, टॉपिक का नाम क्या, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना। अब कहां कर रहे हैं हम गणना, निरक्षीय स्थिति पर कर रहे हैं। निरक्षीय स्थिति मतलब कि इसके लंबवत हमने कोई बिंदु पे लिया, माना कि इसके लंबवत हमने यहाँ इस बिंदु P पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी है, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, Q0 चार्ज रख दिया। समझ में आएगा, तो क्या कहेंगे हम कि जब हम इस पे Q0 चार्ज रख देते हैं, तो देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। तो अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे Q0 इसको क्या करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा, है ना, माइनस प्लस आकर्षित, और ये इसको क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। ऐसे, ठीक है, तो एक तो आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो हो गया ई ए वेक्टर,
और ये हो गया ई बी वेक्टर। ध्यान से समझो, बहुत अच्छी चीज है। इसने इसको आकर्षित करा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इसने इसको प्रतिकर्षित करा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। अब ये आवेश बेचारा कंफ्यूज की जाऊं किधर। तो जब हमने क्या बताया कि किसी भी एंगल पे दो वेक्टर इस तरीके से हो या किसी भी तरीके से हो तो हम उनका परिणामी निकालने के लिए, है ना, कंपोनेंट में इनको विभाजित कर देते हैं। जैसे कि ई ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए, माना कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ऐसे ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो ई ए के दो घटक कौन कौन से हुए, एक तो हुआ ई ए कॉस थीटा और एक हुआ ई ए साइन थीटा। ऐसे हमने क्या करे, ई बी के भी दो घटक कर दिए, ये हो गया ई बी साइन थीटा और इधर का ये हो गया, ये वाला हो गया ई ए ई बी सॉरी कॉस थीटा। तो देखो इधर के दो घटक हुए ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये हुआ ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा। ये तो परस्पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, यहां ई ए बराबर ई बी है, ठीक है। क्यों ये बराबर ई बी, ध्यान से देखो कि भाई ये जो डिस्टेंस निकलेगी ये डिस्टेंस एक तो डी पर और एक ये आर पे निर्भर करेगी। माना कि ये डिस्टेंस एक्स है तो ये आर और डी पे निर्भर करेगी, तो ये डी और ये एक्स भी समान होंगे ना सारे के सारे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये x का जो मान होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, ये x का मान होगा वो भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। क्यों, दोनों का परिमाण समान है ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सारी चीज तो सेम है, वैल्यू क्या भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। देखो ये समझ में आ रहा है दोबारा ढंग से, एक बार इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखना इसको अच्छे से, डायग्राम यही है, लेकिन अब की बात थोड़ा सा क्या बना रहा हूँ, उसको बड़ा बना रहा हूँ। कैसे, ये मैंने इस तरीके से एक डाइपोल लिया, ये आवेश A है, ये आवेश B है, इसका जो मान है ना वो मैंने मान लिया -q, इसका जो मान है वो मैंने मान लिया +q, है ना। और ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट O, ठीक है। इस दूरी को बोल दिया मैंने d, इस दूरी को बोल दिया d, और यहां से ये r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, ई वेक्टर की गणना करनी है। तो यहाँ पर हमें एक चार्ज रखना पड़ेगा, तो हमने एक चार्ज रख दिया +q0 का। इस +q0 को इसने क्या किया, इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ई ए वेक्टर। ऐसे ही इसने इसको क्या किया, रिपेल करने की कोशिश की, तो ये बन गया क्या, ई बी वेक्टर। तो ये हो गया आपका क्या, ई बी वेक्टर। अच्छा, अब ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, √r² प्लस d²। एक्चुअली ये क्या है, ई ए वेक्टर। अब हमने क्या कर दिया, इस ई ए वेक्टर के दो घटक कर दिए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ऐसे ई बी वेक्टर के भी दो घटक हो गए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है। ऐसे ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये दो घटक हुए, है ना। इसमें एक घटक तो आया ई ए कॉस थीटा और एक घटक आया ई बी कॉस थीटा। ऊपर दो घटक आया क्या, ई बी साइन थीटा, और यहाँ पे जो घटक आया वो क्या हुआ, ई ए साइन थीटा। ये अपना पूरा डायग्राम अच्छे से बन गया। वापस समझाऊं क्या, दोबारा देखो, ध्यान से देखो, ये विद्युत विद्रोह, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी, बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर ई वेक्टर की गणना करनी है। जहां गणना करनी है वहां q0 आवेश रखा, ये प्लस ये धनावेश है, ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, तो ये इधर जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है, इसका मतलब इसकी जो परमानेंट डायरेक्शन है वो किधर आएगी,
रिजल्टेंट डायरेक्शन को देखने के लिए हमने क्या करा, इसका घटकों में विभाजन कर दिया, किसका, बी का, तो बी के घटकों में बांटा तो बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। ऐसे ही ए का हमने क्या कर दिया घटकों में विभाजन, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा वाले घटक से उधर मिल गए और साइन थीटा वाले घटक ने परस्पर एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर ई ए बराबर ई बी है, ठीक है। अतः परिणामी जो ई वेक्टर आएगा, ई नेट जो आएगा, क्या आएगा, ई नेट, वो क्या होना चाहिए भाई, खुद बताओ, ई नेट क्या होना चाहिए, ई नेट होना चाहिए 2 ई ए कॉस थीटा। क्यों, ऐसे लिखो, यहाँ ई ए बराबर ई बी बराबर क्या है, ई, ठीक है। तो देखो ई नेट कितना होगा, 2 की जगह तो 2 आएगा। अब ई का मान कितना, ई है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो के की जगह के, क्यू की जगह क्यू। अब एक्स क्यों बोला, क्योंकि दो वो आवेश होते हैं जिनके बीच की दूरी हमें लेनी होती है एक्स। एक्स कितनी है हमारे पास, अभी मैं इसको एक्स ही मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन में बाद में एक साथ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब चाहिए हमें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा तो हमारा ये है, कॉस थीटा कितना होगा, आधार बटे कर्ण होगा, कोई दुनिया जानती है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब क्या हुआ, तो देखो ये थीटा, ये सामने वाला लंब, तो आधार हो गया डी, तो डी और कर्ण कितना एक्स, तो ई नेट वेक्टर कितना हुआ, के इंटू क्यू इंटू 2d अपॉन एक्स क्यू, क्यू इंटू 2d क्या बन गया हमारा, पी वेक्टर बन गया, और ये हो गया एक्स क्यू ई नेट, है ना। अब हमने क्या कहा यहाँ पे, एक बात कही आपसे, क्या, कि भाई एक्स है ना, वो क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ, कर्ण तो है, तो एक्स क्यू कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। यहां वही आर स्क्वायर का मान बहुत 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 ज्यादा है डी स्क्वायर से, इसलिए डी स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। और जैसे ही हमने डी स्क्वायर को नगण्य माना तो ई नेट कितना हो गया, के पी वेक्टर अपॉन आर, देखो ध्यान से, आर की पावर क्यू हो गया, इसको नगण्य मानेंगे तो जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर 3/2 तो क्या हो गया, आर की पावर क्यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ई नेट निकल के आ गया, किस पर, निरक्षीय स्थिति पर, किस पर आ गया ये, निरक्षीय स्थिति पर, के पी वेक्टर अपॉन आर की, ठीक है। डायरेक्शन बताओ किधर हुई, दिशा बताओ, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, देखो अब की बार विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर है, माइनस, ये तो हमेशा प्लस माइनस से प्लस ही रहती है विद्युत द्विध्रुव दिशा, लेकिन ई वेक्टर की दिशा क्या है, इसके विपरीत, हम क्या बोलेंगे, ई वेक्टर की दिशा पी वेक्टर की दिशा के ठीक विपरीत होगी। कैसे होगी, ई वेक्टर की दिशा पी वेक्टर की दिशा के ठीक विपरीत होगी। तो ये होता है निरक्षीय स्थिति, और वो इससे पहले पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अक्षीय स्थिति। अच्छा, निरक्षीय स्थिति को हम और क्या क्या बोलते हैं, इसको हम विषुवतीय तल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विषुवतीय तल, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस तो आपको दिख ही रही है, ठीक है। और अक्षीय रेखा को हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखीय तल, क्या बोल सकते हैं उसको हम, भूमध्य रेखीय तल, ठीक है। इसको हम ध्रुवीय तल भी बोल सकते हैं, ध्रुवीय तल भी इसको बोला जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसमें हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी विभिन्न स्थितियों पर ई वेक्टर की गणना सीखी। उसमें पहली स्थिति हमने पढ़ी अक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना। तो अक्षीय स्थिति पर ई वेक्टर की गणना का फॉर्मूला क्या निकला था, वो निकला था ई अक्षीय बराबर 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, और एक पढ़ा हमने निरक्षीय परपेंडिकुलर, इस पे क्या निकला, के पी वेक्टर अपॉन
आर क्यू। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि ए एक्सिस अपॉन ई एक्सिस अपॉन ई परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है। तो आपको पता है ई एक्सिस अपॉन ई परपेंडिकुलर रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। तो कभी कभी पूछ देता है इस क्वेश्चन को कि प्रूव दैट द ई एक्सिस इज जस्ट ट्वाइस ऑफ द ई परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, ये दोनों डेरिवेशंस को सॉल्व करते हुए इसको दिखाना। यदि ऐसा पूछता है तो जस्ट आपसे क्या पूछेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो लिख देना वी नो दैट ई एक्सिस इतना, ई परपेंडिकुलर इतना, इसलिए ई एक्सिस अपॉन ई परपेंडिकुलर इतना। क्लियर एकदम से, विदाउट, ठीक है।